हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने जीआई इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। अर्थात हमने जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें हमने एल्किन में जीआई के बारे में स्टडी कर लिया था। उसमें मैंने आपको कुछ नोमेनक्लेचर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है नोमेनक्लेचर। तो सबसे फर्स्ट है कि 3 सिस्टम आर यूज। ध्यान दें, हम 3 सिस्टम को यूज करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के लिए। सबसे फर्स्ट सिस्टम होगा आपका सिस और ट्रांस, जिसको जनरली हम एल्कीन और साइक्लो एल्केन के लिए यूज करेंगे। नंबर 2 आपका होगा EZ सिस्टम, ये भी एल्किन और साइक्लो एल्केन के लिए यूज करेंगे। और नंबर C होगा आपका सिन और एंटी। और सिन और एंटी जो है ये जनरली हम ऑक्जाइम और एजो सिस्टम के लिए यूज करते हैं। तो ध्यान दें, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर के लिए 3 सिस्टम्स को यूज करोगे, सिस, ट्रांस, EZ, सिन और एंटी। अब इसमें से हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता दिया था। बहुत सिंपल पोर्शन है ये, और इसका यूज हम कब करेंगे। तो ध्यान दें, अगर आपके पास दोनों कार्बन पर एटलीस्ट 1 सब्स्टिट्यूटेंट सेम हो तभी हम सिस और ट्रांस का यूज करते हैं। तो इसको हम यूज कब करेंगे, एट लीस्ट 1 सब्स्टिट्यूटेंट। ध्यान दें, एट लीस्ट 1 सब्स्टिट्यूटेंट सेम ऑन बोथ कार्बन। ध्यान दें, दोनों कार्बन पर अगर एक आपका सब्स्टिट्यूटेंट कॉमन है या सेम है तभी हम सिस ट्रांस सिस्टम को यूज करते हैं। क्या होता है सिस ट्रांस सिस्टम, C डबल बॉन्ड C AB आपका सेम ग्रुप है। अगर आपका सेम ग्रुप ऑन सेम साइड होता है तो उसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं। तो सिस इक्वल्स टू सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अगर सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उसको हम सिस बोलते हैं। और C डबल बॉन्ड C, ये A, ये B और ये B। अब आप देखो, आपका सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ये फॉर्म आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। तो ट्रांसफॉर्म में हम क्या बोलेंगे, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। तो ध्यान दें, अगर आपका सेम ग्रुप ऑन सेम साइड होता है तो उसको हम सिस बोलते हैं, और अगर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड होता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से सेकेंड सिस्टम EZ सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन भी है। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से सिस्टम नंबर 2 EZ सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, EZ जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम CIP सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं CIP सिस्टम, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसको हम CIP बोलते हैं। C से मतलब है कोन, I से मतलब है इंगोल्ड और P से मतलब है प्रीलोंग। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन तीनों साइंटिस्ट ने इस रूल को गिवन किया था, इसलिए इसको हम कोन, इंगोल्ड, प्रीलोंग रूल भी बोलते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर E और Z का सेंस क्या है। तो E और Z का सेंस है E4 होगा एंटीजन, और Z से मतलब होता है जूसामन। तो ध्यान दें, E4 एंटीजन और Z पर जूसामन होता है। ये दोनों आपके लैटिन वर्ड्स हैं, एंटाजन और जूसामन। तो एंटाजन का मतलब क्या होता है, हाई प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड। ध्यान रखना, अगर आपकी हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड होती है तो उसको हम एंटाजन बोलते हैं। और अगर आपका HP का मतलब हो गया हाई प्रायोरिटी,
हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड। अगर आपकी हाई प्रायोरिटी सेम साइड होगी तो उसको हम जूसामन बोलेंगे, और अगर आपकी हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड होगी तो उसको हम एंटाजन बोलते हैं। अर्थात अपोजिट साइड वाले को ई और सेम साइड वाले को जेड। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, ई फॉर एंटीजन। हम बोलते हैं एंटी हो जाना, एंटी का मतलब अपोजिट हो जाना, इसलिए अगर अपोजिट साइड है तो एंटी हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइड नहीं है सेम साइड है तो जेड हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर सिस ट्रांस सिस्टम को अप्लाई करें या ईजेड सिस्टम को अप्लाई करें। तो ध्यान दें, सिस ट्रांस के लिए भी हमने कहा था एट लीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेंट, मतलब एट लीस्ट 1 सब्स्टिट्यूटेंट सेम ऑन बोथ कार्बन, बट यहाँ पर आपके ऑल सब्स्टिट्यूटेंट आर डिफरेंट। तो ध्यान दें, ये रूल हम अप्लाई तब करेंगे जब ऑल सब्स्टिट्यूटेंट्स आर डिफरेंट। अगर आपके सभी सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होते हैं तब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखिएगा, इसके लिए हम यहाँ से एक रूल पढ़ेंगे, इसमें भी सब रूल। तो इसका सबसे फर्स्ट है रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर 1 में हम बात करें तो रूल नंबर 1 यही है कि हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसका डिसाइड करेंगे। तो प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर मोर होगा उसको हम प्रायोरिटी सबसे मोर रखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर लेस होगा उसको हम प्रायोरिटी पर ही क्या रखेंगे, लेस रखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल में मैंने यूज किया है BrOH C डबल बॉन्ड CCl और CH3। अब आप देखिएगा इस कंपाउंड में आपको EZ सिस्टम अप्लाई करना है। तो EZ सिस्टम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी आपके सब्स्टिट्यूटेंट हैं उनको प्रायोरिटी पर रखना है। तो आप ज़रा देखिएगा, इस कार्बन पर एक Br है, एक OH है। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जबकि Br का इससे मोर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर Hp कौन होगा, ब्रोमाइड होगा। हाई प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ब्रोमाइड को। अब आप देखिएगा इधर क्लोरीन है, इधर कार्बन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका नंबर 6 है, तो यहाँ पर इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आप देखिएगा बोथ Hp सेम साइड है, तो इसको हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे, जेड। तो बताइएगा ये कौन सी फॉर्म है, जेड फॉर्म है। ऐसा ही अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो देखिएगा NH2C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने लिया है OH, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फ्लोरीन, और यहाँ पर मैंने ले लिया क्लोरीन। अब आप देखिएगा सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी। तो आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्या ऐड है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पर है। यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर है। तो बताओ इनमें से Hp कौन होगा, तो ये Hp हो जाएगा। अब आप देखिएगा इधर फ्लोरीन है 9 नंबर पर है, क्लोरीन 70 नंबर पर है, तो ये Hp हो जाएगा। बोथ Hp आपका सेम साइड है, तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ध्यान दें, सबसे फर्स्ट रूल यही है कि हम सबसे पहले जो भी सब्स्टिट्यूटेंट है उनको प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। उनकी जो प्रायोरिटी है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके अदर्स एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नंबर 1 आता है, कार्बन 6 आता है, तो यहाँ पर Hp ये हो जाएगी। इधर देखिएगा इस कार्बन से भी आपके 2 सब्स्टिट्यूटेंट है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन 6 पर हाइड्रोजन 1 पर है, तो ये Hp हो जाएगा। अब आप देखो बोथ Hp अपोजिट साइड है, तो इसको हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे, ई फॉर्म। ध्यान दें अभी यहाँ पर 2 ग्रुप सेम है, तो अब इसका नोमेनक्लेचर सिस ट्रांस से भी कर सकते हैं और इसका नोमेनक्लेचर EZ से भी कर सकते हैं। अब आप देखिएगा नंबर 2 में देखिएगा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन पे यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ सल्फ़र है। अब आप देखो फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, सल्फ़र 16 पे आता है, तो ये Hp हो गया। ध्यान दें हमें केवल वही एटम देखना है जो डायरेक्ट अटैच हो। अब आप देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन 8 पर है, कार्बन 6 पर है, तो ये Hp हो गया। दोनों Hp आपके अपोजिट साइड है, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ई फॉर्म हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन पर ये मिथाइल, ये नाइट्रोजन, ये 7 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, तो ये Hp हो गई, हाई प्रायोरिटी हो गई।
आप देखो इस कार्बन पे क्लोरीन है, ये 17 है, ये कार्बन है, ये 6 पर है। ध्यान दें यहाँ पर 3 क्लोरीन है, बट वो नेक्स्ट एटम है। हमें सबसे पहले फर्स्ट एटम देखना होता है जो डायरेक्ट अटैच है। तो यहाँ पर ये Hp हो गया, यहाँ पर ये Hp हो गया, दोनों Hp अपोजिट साइड है, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? E फॉर्म हो जाएगी। अब आप देखिएगा इधर आपके ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आपका, और क्लोरीन में क्लोरीन Hp होगा। इधर ब्रोमाइड और आयोडाइड में से आयोडाइड Hp होगा, दोनों Hp सेम साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? जेड फॉर्म हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये रूल 1 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। आप देखिएगा रूल नंबर 2 क्या है? इफ़ फर्स्ट एटम सेम, अगर आपका फर्स्ट एटम सेम, डायरेक्ट अटैच फर्स्ट एटम सेम हो, तो फिर हम कैसे डिसाइड करें? जैसे यही एग्जांपल है, यहाँ पर भी कार्बन होता और यहाँ पर भी कार्बन होता, तो फिर कैसे डिसाइड करें? तो ध्यान दें आपका इफ़ फर्स्ट एटम सेम देन प्रायोरिटी विल बी डिसाइड अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एटम। ध्यान दें अगर आपका फर्स्ट एटम सेम होता है तो प्रायोरिटी को हम नेक्स्ट एटम के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर आपका नेक्स्ट भी सेम हो तो फिर उससे नेक्स्ट एटम को देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका फर्स्ट एटम डिफरेंट है तो फर्स्ट एटम के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड एटम के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर सेकेंड एटम भी सेम है तो फिर हम थर्ड एटम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारा सेकेंड रूल यह है कि इफ़ फर्स्ट एटम सेम देन प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एटम। हमेशा दूसरे या जो भी नेक्स्ट एटम है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड C, ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है। आप देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है और यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है। इसका मतलब दोनों में आपका फर्स्ट एटम सेम है। तो ऐसी कंडीशन पर प्रायोरिटी हम नेक्स्ट एटम से डिसाइड करते हैं। तो इसको लिखने का वे क्या है वो देखिएगा। आप देखिएगा ये कार्बन डायरेक्ट अटैच है 3 हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनको हम हमेशा डिक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, अर्थात ये किस तरह से अटैच है? अगर मैं इसको देखूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मिथाइल इस तरह से अटैच है। तो अब आप देखिएगा इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन, क्योंकि इनको एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग क्रम में लिखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर पहला एटम हाइड्रोजन, यहाँ पर पहला एटम कार्बन, तो ये मोर एटॉमिक नंबर वाला है, तो इसका मतलब ये ग्रुप आपका क्या बन जाएगा? Hp। अब आप देखिएगा इधर भी आप देखिएगा फर्स्ट एटम कार्बन है और यहाँ पर भी आपका फर्स्ट एटम कार्बन है। ध्यान दें हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच नहीं है, कार्बन है, तो यहाँ भी फर्स्ट एटम कार्बन, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, तो इसका मतलब फर्स्ट एटम कॉमन है, तो हम सेकंड एटम को देखेंगे। तो अब आप देखो इसको लिखेंगे कैसे? आप देखिएगा इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उस 4 में से इस कार्बन की 1 वैलेंसी तो है। अब आपकी जो रिमेनिंग 3 वैलेंसी है उसमें 1 वैलेंसी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। ऐसे आप देखिएगा। अब हम इस कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कार्बन के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब आप देखो इनके अंदर सेकेंड एटम भी कॉमन है। ध्यान दें फर्स्ट एटम कॉमन है, इनका सेकंड एटम भी कॉमन है, बट आप देखिएगा थर्ड एटम डिफरेंट है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या बनेगा? Hp बनेगा। अब आप देखो बोथ Hp डिफरेंट साइड है, अपोजिट साइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? E, एंटाजन। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन पर नाइट्रोजन फ्लोरीन, तो ये तो दोनों ऑलरेडी डिफरेंट है, ये 7 है और ये 9 है, तो ये Hp हो जाएगा। अब आप देखो इधर अगर हम देखते हैं तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, अर्थात फर्स्ट एटम कॉमन है। अगर फर्स्ट एटम कॉमन है तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट एटम चेक करने होंगे।
तो अब आप जरा देखिएगा इस कार्बन की वैलेंसी में 2 कार्बन 2 मिथाइल है और 1 हाइड्रोजन है, अर्थात हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अब आप देखो यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखेंगे। अब आप देखो इनके अंदर सेकेंड एटम कॉमन है, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, बट थर्ड एटम यहाँ कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये Hp हो गया। अब आप देखो बोथ Hp अपोजिट साइड है, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटाजन E। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा आप लोग कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ क्लोरीन 17 है, तो यहाँ तो डायरेक्ट ये Hp हो जाएगा। बट आप इधर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, अर्थात दोनों में फर्स्ट एटम कॉमन है, तो हम नेक्स्ट एटम को देखेंगे। अब आप देखिएगा नेक्स्ट एटम में देखने के लिए यहाँ पर इस कार्बन पर कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, F3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 फ्लोरीन है। और आप यहाँ देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, और बढ़ इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्लोरीन फिर हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन। अब आप देखो यहाँ पहला एटम फ्लोरीन है, यहाँ पर पहला एटम क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मोर है, तो इसका मतलब ये Hp होगा। बच्चा यहाँ गलती कर देता है क्या कि बोले सर यहाँ 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर तो 1 ही क्लोरीन है, तो टोटल एटॉमिक नंबर हमें काउंट नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट अटैच एटम। तो आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट अटैच फ्लोरीन 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 है, यहाँ पर डायरेक्ट अटैच क्लोरीन है, अगर पहला ही डिफरेंट है तो हम आगे वाले एटम को काउंट नहीं करते। तो अब आप देखो दोनों में Hp सेम साइड है, तो ये क्या बनेगा, Z। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये डबल बॉन्डेड कार्बन आपके, अब आप देखिएगा इसमें यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, बट आप देखो इस कार्बन पे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये इसकी वैलेंसी है। जबकि यहाँ पर CH3 होल ट्वाइज 3 लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर तीनों ही क्या है, कार्बन है। तो देखो सेकेंड एटम भी कॉमन है, थर्ड एटम भी कॉमन है, बट 4 एटम डिफरेंट है, यहाँ पर कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर मोर है, तो ये Hp बनेगा और ये Lp बनेगा। अब आप देखो इधर भी आपका फर्स्ट एटम कार्बन है, इधर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, दोनों में फर्स्ट एटम सेम है। अब आप देखो यहाँ कार्बन की अदर वैलेंसी हाइड्रोजन 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 से कंप्लीट हो रही है, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये Hp हो गया, बोथ Hp सेम साइड है, तो ये क्या बन जाएगा, Z। अब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से रूल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा रूल नंबर 3 यह है कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मल्टीपल बॉन्डिंग के साथ हो, तो हम लिखेंगे इफ सब्स्टिट्यूएंट विद मल्टीपल बॉन्ड, ध्यान दे अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ हो, तो इफ सब्स्टिट्यूएंट विद मल्टीपल बॉन्ड, देन अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड के साथ हो, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को तो हम डुप्लेट मानते हैं, डुप्लीकेट अर्थात इस फॉर्म में, और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उस ट्रिपल बॉन्ड को हम ट्रिपलेट मानते हैं, अर्थात उसको हम इस फॉर्म में मानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपके पास सपोज दैट सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड C है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन के साथ में 2 कार्बन अटैच होंगे। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका सेंस क्या है कि एक कार्बन के साथ में 3 कार्बन होंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने लिया C डबल बॉन्ड O, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम किस वे में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे C। अभी देखो एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड का मतलब डुप्लेट है, डुप्लेट का मतलब है कि एक कार्बन के साथ में कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। और आपका जो एक ऑक्सीजन है वो भी कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो ये भी इससे 2 कार्बन से अटैच है। ऐसा एज्यूमिंग किया जाता है, रियल में ऐसा होता नहीं है, बट हम ऐसा इमेजिनरी करते हैं। जैसे आपके पास लगा हुआ है
कि C डबल बॉन्ड N ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे एज्यूमिंग करेंगे? C यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इस कार्बन के साथ में 2 नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, मान लीजिएगा आपके पास आ रहा है C डबल बॉन्ड C, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड C का मतलब है ये कार्बन है, कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 कार्बन हो गया। और एक कार्बन डबल बॉन्ड से है, तो इसका मतलब इस कार्बन के साथ में भी क्या आएगा? कार्बन आएगा। ऐसे ही मान लीजिएगा आपके पास आ रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है, तो इसका सेंस क्या है? तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कार्बन कितने नाइट्रोजन से अटैच है? 3 नाइट्रोजन से अटैच है। तो हम इसको डायरेक्ट इस वे में याद लर्न कर सकते हैं कि आपके पास जितना बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 टाइम लिख दीजिएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 टाइम लिख दीजिएगा। अर्थात जैसे आपने लिखा C डबल बॉन्ड O, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। जैसे आपने लिखा C डबल बॉन्ड N, तो इसका सेंस क्या है कि आपका कार्बन 2 नाइट्रोजन के साथ अटैच है। जैसे आपने लिखा C डबल बॉन्ड C, इसका सेंस क्या है कि आपका कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। जैसे आपने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका सेंस क्या है कि आपका कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, बट ये एल्डिहाइड है, और हमें पता है कि एल्डिहाइड को हम C डबल बॉन्ड OH इस फॉर्म में लिखते हैं। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि इस कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन अटैच है। तो यहाँ पर आपके अदर एटम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि हम एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। अब आप ज़रा देखो, यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखा जाएगा। अब आप ज़रा देखो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, फर्स्ट एटम सेम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा? Hp बन जाएगा। अब इधर आ जाइएगा, इधर आप देखो फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर फर्स्ट एटम कार्बन है। अगर यहाँ फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मोर है, तो ये Hp हो जाएगा। दोनों अपोजिट साइड है, तो ये E फॉर्म हो जाएगी। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा आप लोग, इधर यहाँ पर भी डायरेक्ट फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी डायरेक्ट फर्स्ट एटम कार्बन है, दोनों में फर्स्ट एटम कार्बन है। तो अब हम अदर्स एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखो, यहाँ कार्बन के साथ में क्या लग रहा है? डबल बॉन्ड। अभी हमने कहा था डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 टाइम कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ में 2 टाइम कार्बन है और 1 टाइम क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आप जरा देखो, यहाँ पर इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितने टाइम मतलब कार्बन लगा हुआ है? 3 टाइम कार्बन लगा हुआ है। तो अब आप देखो, फर्स्ट एटम दोनों में कॉमन है, सेकंड भी कॉमन है, थर्ड भी कॉमन है, बट फोर्थ यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, फोर्थ दोनों में डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? Hp हो जाएगा। अब आप देखिएगा, इधर भी आपका फर्स्ट एटम कार्बन है, इधर भी आपका फर्स्ट एटम कार्बन है, दोनों में फर्स्ट एटम सेम है, तो हम अदर एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप देखो, यहाँ CN है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? N ट्रिपल बॉन्ड C, अर्थात आइसो मतलब ये साइनाइड है, यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन 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 3 टाइम लिखा जाएगा। अब आप देखो, यहाँ पर CHO, ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH लिखेंगे। अब आप देखो, ये कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ है? 2, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखा जाएगा। अब आप देखो, दोनों में फर्स्ट एटम सेम है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मोर है, तो ये क्या बनेगा? Hp बनेगा। अब आप देखो, दोनों Hp सेम साइड है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? Z। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपका फर्स्ट एटम कार्बन है, फर्स्ट एटम डिफरेंट है, तो हम आगे के लिए एटम को चेक नहीं करेंगे, तो ये आपका Hp बन जाएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट एटम सेम होने पर ही हम नेक्स्ट एटम को चेक करते हैं, अगर फर्स्ट एटम डिफरेंट हो तो हम नेक्स्ट एटम को चेक नहीं करेंगे। अब आप जरा देखिएगा, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है और यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, दोनों में फर्स्ट एटम कार्बन है, तो हम नेक्स्ट एटम को चेक करेंगे। अब आप देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखा जाता है? C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखा जाता है, और एल्डिहाइड को कैसे लिखा जाता है?
C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखा जाता है। अब आप ज़रा देखो, इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसका मतलब 2 टाइम ऑक्सीजन लिखा जाएगा, और यहाँ पर भी डायरेक्ट क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 टाइम ऑक्सीजन है। अब आप एल्डिहाइड में देखो, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 टाइम ऑक्सीजन लिखा जाएगा। बट यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन लिखा जाएगा। फर्स्ट एटम सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, बट फोर्थ डिफरेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, HP। दोनों HP सेम साइड है तो क्या बन जाएगा, Z। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में देखिएगा आप लोग, ये C डबल बॉन्ड C एल्कीन है। अब आप देखो, इस पर इधर कार्बन है और इधर नाइट्रोजन है, फर्स्ट एटम डिफरेंट है तो ये HP हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा था अगर फर्स्ट एटम सेम हो तो ही हम नेक्स्ट एटम को चेक करते हैं। अब आप ज़रा देखो, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, दोनों में फर्स्ट एटम सेम है, तो अब हम सेकंड एटम को चेक करेंगे। अब देखो, सेकंड एटम को चेक करने के लिए कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। जबकि आप नीचे देखो, कोई बॉन्ड नहीं है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो देखो आप, इस पर 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा जाएगा। अब देखो, दोनों में फर्स्ट एटम सेम है, कार्बन कार्बन, सेकंड एटम भी सेम है बट थर्ड एटम डिफरेंट है, तो ये HP हो जाएगा। अब आप देखो, दोनों में HP अपोजिट साइड है तो क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ भी ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ भी डायरेक्ट कार्बन, यहाँ भी डायरेक्ट कार्बन, फर्स्ट एटम सेम है, तो हम नेक्स्ट एटम को देखेंगे। अब आप देखो, नेक्स्ट एटम में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन है, तो पहले क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। ध्यान दें, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसमें से 1 वैलेंसी डबल बॉन्ड के साथ है, आपकी रिमेनिंग 3 वैलेंसी है, तो हमें 3 एटम को लिखना होता है। अब आप देखो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ लिखा जाएगा C डबल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 टाइम ऑक्सीजन, OH में भी क्या है, ऑक्सीजन। तो अब आप देखो, यहाँ पर पहला क्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यही HP माना जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से मोर है। अब इधर आ जाइएगा, इधर आपके ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन पे, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, 3 टाइम कार्बन, और यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब 1 टाइम कार्बन होगा और 2 टाइम हाइड्रोजन होगा, ये आपका HP हो गया। बोथ HP अपोजिट साइड है, क्या बन जाएगा, E। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा, अभी भी आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब आप ज़रा देखो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 टाइम कार्बन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 टाइम कार्बन 1 टाइम हाइड्रोजन होगा, तो इसका मतलब ये HP बन गया। अब आप देखो, इधर आपके पास CH3 है, इसका मतलब इस कार्बन पे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और इधर भी डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब यहाँ पर भी इस कार्बन पे 2 कार्बन और हाइड्रोजन है। अब आप देखो, पूरा पोर्शन सिमेट्रिकल है, अर्थात वहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अगर ऐसा कभी भी होता है तो हाइपोथेटिकल, अर्थात जो इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल या जो आपका इमेजिनरी होता है, उसी को हम प्रायोरिटी गिवन करते हैं। तो आप देखो, इसमें दोनों HP आपका सेम साइड है, और अगर दोनों HP आपका सेम साइड है तो इसको हम क्या फॉर्म बोलेंगे, Z फॉर्म बोलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ आइसोटॉप्स प्रेजेंट, अगर मान लीजिएगा आइसोटॉप प्रेजेंट हो, और हमें पता है कि आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटॉप्स आर सेम। तो ऐसी कंडीशन पर अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा तो फिर हम प्रायोरिटी को डिसाइड कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना, आइसोटॉप के केस में प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास होता है, जिसका मास मोर होगा उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी, मोर होगी। जैसे एग्जांपल Cl Br C डबल बॉन्ड H और D। हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H D T, और मास इनका ये होता है। तो अब आप ज़रा देखो, क्लोरीन ब्रोमीन में से तो Br HP होगा, H और D में से D HP होगा, दोनों सेम साइड है, तो क्या बन जाएगा, Z।
ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा मैंने CH2 यहाँ लिखा CD3, यहाँ लिखा CT3। अब आप ज़रा देखो, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, दोनों में फर्स्ट एटम सेम है। तो हम नेक्स्ट एटम देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट एटम में हाइड्रोजन 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 3 टाइम हाइड्रोजन है, जबकि आप देखो यहाँ पर एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये Hp हो गया, ये Hp है। अब आप ज़रा देखो, इधर फर्स्ट एटम तो कार्बन सेम है, बट यहाँ पर 3 D है, जबकि यहाँ पर T है, तो ये Hp हो गया। बोथ Hp सेम साइड है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसके कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, स्पेशल केस के अंदर हम सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास बोन पेयर और लोन पेयर हो, तो बोन पेयर और लोन पेयर में से ध्यान दें, बोन पेयर इज सीनियर देन लोन पेयर। ध्यान रखना, बोन पेयर और लोन पेयर में से हमेशा हम बोन पेयर को सीनियर प्रायोरिटी मोर करते हैं। कहने का मतलब, अगर हम इनमें प्रायोरिटी की बात करें तो बोन पेयर की प्रायोरिटी लोन पेयर से मोर होगी। बोन पेयर से मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड हो रहा है, और लोन पेयर से मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो ज़रा देखिएगा, एग्जांपल ये लिखा है मैंने, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H है, तो यहाँ पर तो हाई प्रायोरिटी ये हो जाएगी। अब आप ज़रा देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में OH है और ये लोन पेयर है, तो इसको तो बोलेंगे बोन पेयर, इसको बोलेंगे लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो बोन पेयर लोन पेयर में से हम बोन पेयर को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो ये Hp हो गया। अब आप देखो, इसमें बोथ Hp सेम साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Z। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, Z। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखिएगा, यहाँ पर pH और यहाँ पर है, तो ये बोन पेयर है, यहाँ पर भी ये बोन पेयर है, दोनों बोन पेयर अपोजिट साइड है, तो ये क्या बन जाएगा, एंटाजन। अब आता है स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2 से रिलेटेड अभी हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था। तो स्पेशल केस नंबर 2 यह है कि आपका हाइपोथेटिकल जो कंडीशन होती है उसको हमेशा हम प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो हाइपोथेटिकल मोर डोमिनेंट देन नॉर्मल। ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल जो होता है उसकी डोमिनेंसी हमेशा नॉर्मल से मोर होती है। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज मोर एटॉमिक मास, क्योंकि हाइपोथेटिकल का एटॉमिक मास मोर होता है। क्यों? क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर तो सेम है। अगर उनके एटॉमिक नंबर सेम है तो ऐसी कंडीशन पर हम उनका एटॉमिक मास चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा C, जैसे कोई एग्जांपल लिया, यहाँ से अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने लिया जैसे यहाँ पर अटैच है CH2 होल ट्वाइस 3। तो अब देखो, इन दोनों में ये कार्बन 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो यहाँ CH है, और यहाँ पर भी CH है, तो इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट रियलिटी में इसका एटॉमिक मास मोर है, इसलिए इसको मोर प्रायोरिटी पे रखेंगे और इसको लेस प्रायोरिटी पर रखेंगे। अब आता है आपका स्पेशल नंबर 3, केस नंबर 3। स्पेशल केस में ध्यान रखना, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में होते हैं, वो लोग सिस ट्रांस और EZ के बीच में रिलेशनशिप लगा देते हैं। ध्यान रखना, सिस ट्रांस और EZ के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो ध्यान रखना, नो रिलेशनशिप, ध्यान दे, नो रिलेशनशिप बिटवीन सिस ट्रांस एंड EZ सिस्टम। EZ सिस्टम और सिस ट्रांस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका एक सिस आइसोमर्स E भी हो सकता है तो Z भी हो सकता है, अर्थात आपका एक ट्रांस आइसोमर्स E भी हो सकता है तो Z भी हो सकता है।
बट बच्चों के दिमाग में बात रहती है कि ई फॉर एंटी और ट्रांस मतलब एंटी, तो वो ट्रांस को ई मानता है, लेकिन ये रॉन्ग है। ट्रांस ई भी हो सकता है तो ट्रांस जेड भी हो सकता है, सिस आपका ई भी हो सकता है तो जेड भी हो सकता है, क्योंकि सिस ट्रांस और ई जेड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। CH3C डबल बॉन्ड CH3H और H, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर सिस और ट्रांस सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे तो बोथ सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ये ट्रांस हो गया। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं ई जेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आप देखो, हाइड्रोजन और कार्बन में से ये प्रायोरिटी पर है, यहाँ पर भी ये प्रायोरिटी पर है, बोथ HP अपोजिट साइड है तो इसका नेम हो जाएगा ई। तो ये ट्रांस के साथ ई है। अब मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, मिथाइल हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मैंने Br ले लिया। अब आप देखो, अगर मैं इसका सिस ट्रांस के अकॉर्डिंग करूँगा तो बोथ ग्रुप सेम साइड है, तो अभी भी इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ट्रांस होगा। बट अब आप देखो ई जेड सिस्टम में यहाँ पर इस कार्बन पे इसको प्रायोरिटी रखेंगे HP, और इधर प्रायोरिटी इसको रखेंगे क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मोर है, तो ये HP हो गया। अब आप देखो, दोनों HP सेम साइड है तो क्या हो जाएगा, Z। तो अब आप देखो कि ये ट्रांस के साथ E है और ये ट्रांस के साथ Z है, तभी तो मैंने कहा था कि ई जेड और सिस ट्रांस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एक ट्रांस ई भी हो सकता है तो एक ट्रांस जेड भी हो सकता है। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन करेंगे जो कि IIT में 2 टाइम्स आ चुका है। क्वेश्चन यह है कि C2FClBr और I, ध्यान दें, C2FClBr I के पॉसिबल हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं। आपको बताना है इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका DU चेक करेंगे। तो इसका DU चेक करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन प्लस का 2 माइनस 1 2 3 4 हेलोजन है, डिवाइड बाई 2, 4 2 जा 8, 8 2 6, 6 में से 4 गए तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, तो इसका DU 1 है, अर्थात डबल बॉन्डेड है, इसमें GI हो रही है। अब आप देखो, मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करता हूँ वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहले C डबल बॉन्ड C है, मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रखा है। इनमें से मैं किसी भी एक हेलोजन एटम को फिक्स रखूँगा और बाकी जो 3 हेलोजन एटम है उनको रोटेट करके इनकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने इसको फिक्स रख दिया और इसके साथ में रखा है। अब आप देखो, अगर मैंने इसको फिक्स रखा है और ये फ्लोरीन तो फिक्स है, क्लोरीन भी फिक्स है, इसकी पोजीशन में आयोडीन और ब्रोमीन को मैंने चेंज कर दिया। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये दोनों सेम है। आप जरा इनका नोमेनक्लेचर करके चेक कीजिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये सेम है या डिफरेंट है। तो अब आप जरा देखो, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी कौन सी होगी, ये। यहाँ पर हाई प्रायोरिटी कौन सी होगी, ये। तो ये क्या बन जाएगा, Z। अब आप देखो, यहाँ हाई प्रायोरिटी है, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी है, तो इसका क्या बन गया, E। तो ये Z फॉर्म है जबकि ये E फॉर्म है, तो बोथ आर डिफरेंट आइसोमर्स। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे वो देखो, C डबल बॉन्ड C, हमने कहा था हम फ्लोरीन को फिक्स रखेंगे। अब आप देखो, अभी फ्लोरीन के साथ क्लोरीन है, अब की बार हम यहाँ क्लोरीन नहीं ब्रोमीन को रखते हैं, तो यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन हो जाएगा। अब आप देखो, इसका हम यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन हो जाएगा। अब आप देखो, इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या करेंगे, फ्लोरीन और ब्रोमीन, इसको तो हम फिक्स रखेंगे, इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, वो आयोडीन हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा। अब आप जरा देखो, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी है, यहाँ पर ये है, दोनों सेम साइड है, तो क्या बन जाएगा, Z। अब आप देखो, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी Br है, यहाँ पर I है, दोनों अपोजिट साइड है, तो ये E हो जाएगा, बोथ फिर आइसोमर हो गए। अब आप देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो एक पेयर तो ये हो गया 1, एक हो गया ये 2, एक ही हो गया 3, एक ही हो गया 4, अब हम ले रहे हैं 5 वाले में अगेन वही C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम फ्लोरीन रखेंगे। तो देखो, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन आ गया, अब हम फ्लोरीन के साथ किसको लेंगे, आयोडीन को, तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। अब क्या बच गया, अब बच गया आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन हो जाएगा। अब हम इसकी पोजीशन को फिर चेंज कर देंगे, तो देखो आप, फ्लोरीन और आयोडीन तो फिक्स है, यहाँ से हम ब्रोमीन को ऊपर कर देंगे, क्लोरीन को नीचे कर देंगे। तो आप जरा देखो, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी आयोडीन, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ब्रोमीन, तो Z हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों अपोजिट हो गए तो E हो जाए।
तो बताओ टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया, 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान दें ये क्वेश्चन आपके आईआईटी में 2 टाइम्स आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा डाउट और कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ अदर्स एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन है अरेंज अकॉर्डिंग टू EZ सिस्टम। ये आपको कुछ कंपाउंड गिवन है, इनको EZ सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो आप देखो ये सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट यहाँ से अटैच है, तो आप ज़रा यहाँ पे चेक करो CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। ये पोर्शन तो सभी में कॉमन है, बट यहाँ पर कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ पर ब्रोमीन 80 नंबर पर है, आयोडीन उससे भी ज़्यादा हो गया, और नाइट्रोजन 7 नंबर पर हो गया। तो बताओ सबसे फर्स्ट कौन होगा, तो सबसे फर्स्ट पर आएगा 5 नंबर, उसके बाद में कौन आएगा 4, उसके बाद में क्लोरीन सेकेंड, उसके बाद में ऑक्सीजन थर्ड, उसके बाद में नाइट्रोजन 6, और सबके बाद में कौन सा आएगा फर्स्ट। तो ये इनका ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा कार्बन 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 कार्बन, फर्स्ट एटम सब में सेम है, बट आप देखो यहाँ पर कार्बन के बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर साइनाइड है, और साइनाइड का मतलब यहाँ पर 3 टाइम नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन लगा हुआ है। CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 टाइम ऑक्सीजन है 1 टाइम हाइड्रोजन है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब यहाँ पर तो 3 टाइम ही क्या है ऑक्सीजन है। अब आप देखो फर्स्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट क्लोरीन, फर्स्ट नाइट्रोजन, फर्स्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन, तो सबसे फर्स्ट क्लोरीन वाला आएगा, तो इसका मतलब सेकेंड वाला फर्स्ट आएगा। अब आप देखो क्लोरीन के बाद में कौन आएगा, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, नाइट्रोजन आपके 7 पे आता है, तो नाइट्रोजन वाला तो इसमें सबसे लास्ट में आएगा। अब आपके पास बचा है फर्स्ट और फोर्थ, और सॉरी ये फिफ्थ है, तो फिफ्थ वाला बचा है। तो अब आप देखो फर्स्ट में भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, फिर यहाँ ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, फिर यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन, तो पहले फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के बाद में फोर्थ आएगा, और फोर्थ के बाद में फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट में आप देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब आप देखिए फर्स्ट सब में कॉमन है, यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या है 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो आप क्या है, यहाँ पे CH3 होल टू 2, यहाँ पर 2 कार्बन है 1 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कार्बन कार्बन 3 टाइम है, तो सबसे पहले कौन आएगा थर्ड, थर्ड के बाद में कौन आएगा सेकंड, और सेकंड के बाद में कौन आएगा फर्स्ट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम EZ को एक समराइज फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। तो देखिएगा अब इसके लिए हम एक समरी टाइप राइट डाउन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आएगा आयोडीन, फिर आएगा ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमीन के बाद में आता है क्लोरीन 17, क्लोरीन के बाद में सल्फर 16, सल्फर में पहला आएगा SO3H, उसके बाद में आएगा SH। अब आप देखिएगा सल्फर कितने हो गया 16 के बाद में हम यहाँ से काउंट करेंगे फ्लोरीन को 9, फ्लोरीन के बाद में कौन आ जाएगा ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन में पहले कौन सा आएगा OCOR, फिर आ जाएगा OR, और उसके बाद में आ जाएगा OH। अब ऑक्सीजन 8 पे हो गया, ऑक्सीजन के बाद में हम किसको लेंगे कार्बन नाइट्रोजन को, तो फिर आपका आता है नेक्स्ट NO2 7 नंबर पर, NO2 के बाद में फिर आ जाएगा NR2 7, फिर आ जाएगा NHR 7 पर, और फिर आ जाएगा आपके पास NH2 7 पर। अब आप देखो ये 8 हो गया, 8, फिर 7, उसके बाद में 6 पे कौन आएगा कार्बन, तो 6 पे कार्बन आएगा, तो कार्बन में से पहले CBr3 के बाद में CI3 के बाद में Br3 के बाद में CCl3, और CCl3 के बाद में CF3 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से C के साथ में पहले कौन आएगा ऑक्सीजन,
तो उसके बाद में नेक्स्ट में हम पहले COCl ले लेंगे, COCl के बाद में COR एस्टर ले लेंगे, एस्टर के बाद में हम CO, उसके बाद में हम यहाँ से COHH ले लेंगे, COOH के बाद में CONH2 ले लेंगे, ये 6 नंबर वाले हो गए। उसके बाद में 6 पर हम ले लेंगे यहाँ से कीटोन को, कीटोन के बाद में हम ले लेंगे किसको, एल्डिहाइड को, कीटोन के बाद में एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड के बाद में आपका अल्कोहल आ जाएगा C2H, अल्कोहल के बाद में आपका साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड के बाद में आपका PH रिंग आ जाएगी, PH रिंग के बाद में आपके पास CR3 आ जाएगा, फिर CHR2 आ जाएगा, फिर CHR आ जाएगा और CH2R और फिर CH3 और CH3 के बाद में T के बाद में D और D के बाद में H। अगर हम इसको चाहें तो एक शॉर्ट समरी के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले आयोडाइड, आयोडाइड के बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद में सल्फर, सल्फर के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में टी के बाद में डी और डी के बाद में एच। इस रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि अभी भी अगर कोई ग्रुप आ जाए तो इस रूल को हम अप्लाई करके उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये EZ सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से थर्ड सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप देखिएगा नंबर 3 में आपका आता है सिन एंटी सिस्टम। फर्स्ट हमारा सिस्टम, सेकेंड EZ, थर्ड सिन और एंटी। और सिन और एंटी को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ऑक्जाइम और एजोग। इसके बारे में मैं डिटेल से स्टडी तो जब ऑक्जाइम और ओजेम और GI करेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैं इनके बारे में शॉर्ट में आपको समराइज कर देता हूँ। तो देखो C डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पर होगा लोन पेयर। अब आप देखो अगर आपका H और नाइट्रोजन का OH सेम साइड हो तो इसको बोला जाता है सिन, और अगर ये अपोजिट साइड हो, अगर ये अपोजिट साइड हो तो इसको बोला जाता है एंटी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एंड OH ऑफ नाइट्रोजन इन सेम साइड, अगर ये सेम साइड है तो उसको हम सिन बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एंड OH ऑफ नाइट्रोजन इन अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बोलते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्जाइम के लिए। अब बात आती है एजो। एजो में क्या होता है, एजो में होता है N डबल बॉन्ड N, इस पर भी एक लोन पेयर होगा, इस पर भी एक लोन पेयर होगा। अगर आपके बोथ लोन पेयर सेम साइड है तो उसको सिन बोलेंगे, और अगर आपके बोथ लोन पेयर अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी। तो कहने का मतलब बोथ लोन पेयर ऑन सेम साइड सिन बोलेंगे, और अगर बोथ लोन पेयर ऑन अपोजिट साइड, अगर दोनों लोन पेयर आपके अपोजिट साइड है तो उसको हम एंटी फॉर्म बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।